वेलकम टू फार्म मेडिकमेंट्स। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 1 में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने दिए हुए अभी यहाँ पे, और बाकी शॉर्ट लॉन्ग हर यूनिट का ऐसे ही डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। आज केवल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर्स में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका यहाँ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ है, इसको तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स देखते हैं ना, अगर कुछ डाउट होता है तब भी आप तो पूछेगा। के लिए हम ऐसे समझेंगे कि देखो, एक रंग बिरंगी रंगोली है। रंगोली रंग बिरंगी ही होती है हालांकि, तो उसमें रंग जो डायरेक्टली भरे हैं, डायरेक्टली रंग भरे, और वही कलर होता है हमारा क्रोमोफोर। मतलब कि जैसे कि डबल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप, ठीक। क्रोमोफोर मतलब कि डायरेक्टली यही कलर है ना, ये डायरेक्टली कलर है। क्रोमोफोर बोले तो ये कलर है हमारा, ठीक। और ऑक्सोक्रोम मतलब क्या हो गया कि ग्लिटर मान लो, है ना, ग्लिटर। किसी रंगोली में अगर हम ग्लिटर डाल दें तो क्या करेगा कि जो हमारा रंग है पहले से ही रंगोली, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देगा, है ना, उसको और डेकोरेट कर देगा, ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। इसीलिए जो ऑक्सोक्रोम होता है वो खुद से कलर नहीं देता, लेकिन ये क्या करता है, मेन कलर को ज़्यादा ब्राइट कर देता है या चेंज कर देता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल या अमीन ग्रुप, ठीक है। तो मेन हमें ये देखना है क्या, क्रोमोफोर जो खुद से ही कलर देता है, और ऑक्सोक्रोम क्या है जो खुद से कलर नहीं देता लेकिन वो कलर को ज़्यादा चेंज कर देता है। थोड़ा सा चेंज करने की वजह से उसमें से कलर दिखते हैं हमें। गॉट इट? जैसे कि OH और NH2 ग्रुप, ठीक। और इनका फुल जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी आज दे रही हूँ केवल, और इसका जो आंसर्स है वो भी मैं दे दूँगी जल्दी ही। मतलब क्या हम लोगों ने समझा कि ऑक्सोक्रोम खुद एब्जॉर्ब नहीं करता है, पर क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देता है, ठीक। तो इसीलिए जो क्रोमोफोर होता है वो कलर देने वाला, और जो ऑक्सोक्रोम होता है वो सपोर्ट देने वाला। तो फिर हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि बियर्ट लॉ है, और ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, लेकिन अभी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि जो बियर्ट लैम्बर्ट लॉ है इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक। यहाँ पे जो C है ये कंसंट्रेशन है और L क्या है, पाथ लेंथ है, ठीक। तो ये कहता है क्या, जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है वो उसके कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, पाथ लेंथ बढ़ेगा तब भी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, ठीक। इसकी इक्वेशन ज़रूर याद कर लें, ऑलमोस्ट ये पूछा ही जाता है, ठीक। यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, वैसे ही जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस। अभी थर्ड है क्या, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, डेविएशंस फ्रॉम बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। तो अभी डेविएशन मतलब क्या कि हर बार ज़रूरी नहीं कि लॉ सही हो, कभी कदार ये लॉ फेल भी हो जाता है। और ये लॉ किन 2 कंडीशंस पे फेल हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब सॉल्यूशन हमारा बहुत कंसंट्रेटेड हो, या जब हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं, ठीक। तब इन 2 कंडीशंस में हमारा बियर्ट लैम्बर्ट लॉ डिविएट कर जाता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्वेंट इफेक्ट, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, बट एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो देख लेते हैं शॉर्ट पे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो क्या करता है, वो बैंड को शिफ्ट कर देता है। तो या तो वो लॉन्गर वेवलेंथ शो करेगा या तो शॉर्टर वेवलेंथ शो करेगा, ठीक। 2 तरह के वेवलेंथ शो करता है। तो इसी वजह से 2 शिफ्ट होते हैं, या तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक। तो जब भी सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करके बैंड को शिफ्ट कर देता है तो 2 तरह के शिफ्ट होते हैं, एक बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक यानी रेड शिफ्ट, और जिसमें कि क्या होता है कि लैम्डा मैक्स बड़ा हो जाता है और ये लॉन्गर वेवलेंथ हो जाता है। हिप्सोक्रोमिक में क्या होता है, ब्लू शिफ्ट, और इसमें क्या है, लैम्डा मैक्स कम हो जाता है जिसकी वजह से शॉर्टर वेवलेंथ होता है। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, बैठते किस पे, हम लोग रेड कारपेट पे बैठ रहे हैं, ठीक है, बैठ किस पे, रेड कारपेट पे, इससे बैथोक्रोमिक यानी रेड शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक, इसे याद रखो, हिप्पोपोटामस किस कहाँ आता है, ब्लू, पानी में, पानी क्या होता है, ब्लू।
ठीक, 5th क्वेश्चन हमारा, इसमें सारे क्वेश्चंस आई गेस मेंशन नहीं है, बट जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा है वो मैं बताती चल रही हूँ आपको, ठीक है। नेम 2 सोर्सेज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसके दो मतलब कई सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो कॉमन सोर्सेज है हमारे इसके ड्यूटेरियम लैम्प जो कि यूवी रीजन के लिए होता है, और टंगस्टन लैम्प जो कि विजिबल रीजन के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस क्या होंगी यूवी की, जो कि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम लोग ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं या तो उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, ठीक, तो इन दोनों ही चीज़ में हमारा यूवी अप्लाई होता है। जैसे कि क्या हो गया, पैरासीटामोल ऐसे हो गया, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ यूवी समझ में आ गया ना कि ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और उसके क्वांटिफिकेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप। और केवल पैरासीटामोल ही नहीं, और भी ड्रग्स में यूज़ होता है, जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, इन सब का एस्टिमेशन करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम लोग को कोई इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में चेक करनी है, डिटेक्ट करनी है, तब भी। नेक्स्ट अभी हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि छोटी से छोटी रोशनी को भी बड़ा सिग्नल बना देता है, यानी कि एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग वीक सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक। फ्लोरेसेंस वर्सेस फॉस्फोरेसेंस, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर देख के जाना एकदम, ठीक है। तो ऐसे मान लेना है कि हम लोग कोई पटाखा जलाते हैं, दिवाली आ रही है तो भाई पटाखा जलाते हैं ना। तो जब भी एक बच्चा है उसने पटाखा जलाया, ठीक है, और उससे क्या, तो तुरंत रोशनी निकलती है, तुरंत एक रोशनी निकलती है ना, और वो जल के ख़त्म हो जाती है रोशनी, ठीक। तो यही है हमारा फ्लोरेसेंस, ठीक, यानी उसने जो लाइट एब्जॉर्ब की वो तुरंत एमिट कर देगा और ख़त्म। लेकिन जो दूसरा है वो फुलझड़ी जलाता है, व्हाट इट, फुलझड़ी समझ रहे हो ना सब लोग भाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो रोशनी होती है वो जल जाता है, तुरंत ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो जब तक पूरा नहीं जलता तब तक वो चमकती रहती है। यह है फॉस्फोरेसेंस, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को और धीरे धीरे एमिट करेगा, तो देर तक एमिट करेगा, दैट इज फॉस्फोरेसेंस, है ना। ये क्वेश्चन देख रहे थे। नेक्स्ट हमारा 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। अभी बताया ना हमने कि फ्लोरेसेंस क्या हुआ कि वो तुरंत ही एमिट कर देता है, ठीक है। तो ये किससे इफेक्ट हो सकता है, तो ये हमारा टेम्परेचर और पीएच से इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा ना कि हिलने लगेंगे और फ्लोरेसेंस कम हो जाएगा। और वैसे ही अगर पीएच चेंज होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा फ्लोरेसेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। अभी नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। तो जो हमारा फ्लोरीमेट्री है ये, ठीक है, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को जब भी फ्लोरीमेट्री यूज़ करते हैं हम लोग, तो मेडिसिन का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे क्विनिन सल्फेट या राइबोफ्लेविन है, इन सब के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम लोग फ्लोरीमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, है ना। केवल क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसका आंसर मैं दे दूंगी आपको, वीडियो डाल दूंगी इसके जस्ट बाद, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बट डायरेक्टली पोस्ट कर दूंगी शॉर्ट के तौर पे। ओके, थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।